हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास में हम कक्षा 6 की भूगोल से पार्ट 3 पृथ्वी की गतियों को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की गतियां करती है? तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। ठीक है, आइए समझते हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि घूर्णन गति से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और परिक्रमण गति से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी यहाँ पर क्या है? स्थिर है। ठीक है, और जब ये यहाँ से घूमना प्रारंभ करें और इस प्रकार से एक चक्कर जब अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो इस गति को दोस्तों क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो इस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो दोस्तों अगर हम समय की बात करें तो 24 घंटे में। ठीक है, और अगर हम दिन की बात करें तो एक दिन में हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं परिक्रमण गति की तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने में? 365 दिन में पूरा करती है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि घूर्णन गति। ठीक है, हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, जो कि हमने समझ भी लिया था। ठीक है, और घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि घूर्णन गति को दूसरे किस गति के नाम से जाना जाता है? तो घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। क्यों दैनिक गति के नाम से जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में जिन कामों को डेली करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक कार्य भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर एक चक्कर क्या करती है? 24 घंटे में पूरा करती है या एक दिन में पूरा करती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं परिक्रमण गति की, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की गति को क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति कहते हैं। कि जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, ये सूर्य है और हमारी पृथ्वी क्या करेगी? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगी। तो दोस्तों इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूरा करती है। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जैक्ट समय की तो दोस्तों वो हो जाएंगे 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड। लेकिन दोस्तों हम सुविधा के लिए ये जो लगभग कितने 6 घंटे का समय है या 6 घंटे हैं, इसको हम सुविधा के लिए नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि दोस्तों 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे से बहुत ज़्यादा है। जब हमारे पास कभी 1005 रुपये होते हैं तो हम सीधा बोल देते हैं कि भाई हमारे पास 1000 रुपये हैं। इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कितना 365 दिन में क्या करती है? 365 दिन में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों हम सुविधा के लिए इसलिए इन 6 घंटों को नहीं गिनते हैं। जब हम इनको नहीं गिनते हैं तो दोस्तों ये प्रत्येक 4 साल बाद क्या कर लेते हैं? एक दिन या 24 घंटे पूरे कर लेते हैं। उसको दोस्तों हम लीप वर्ष में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि पृथ्वी का कोणीय झुकाव। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। लगभग लगभग हर यूटेट या सीटेट या किसी भी प्रकार के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये साढ़े साढ़े नहीं होना था क्योंकि ये हो गया इधर, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कक्षीय तल पर, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम चित्र में और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए अपने अक्ष पर या कक्ष पर, ठीक है, अक्ष यहाँ पर दोस्तों क्या होना था, अक्ष होना था। अगर पूछा जाए प्रश्न कि पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपने कक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो दोस्तों कितना, 23.5। और अगर कक्षीय तल पूछा जाए तो कितना, 66.5 डिग्री। बहुत बार दोस्तों हम सिर्फ पृथ्वी का झुकाव देखते हैं, और अगर कक्षीय तल भी पूछा जा रहा है तो हम ऑप्शन में क्या लगा के आते हैं, 23.5 डिग्री लगा के आते हैं, जबकि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और अगर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो हमारी पृथ्वी किस प्रकार से होती दोस्तों, इस प्रकार से होती, जो ये हमें रेखा दिख रही है। लेकिन हमारी पृथ्वी दोस्तों क्या है, अपने अक्ष पर कितना, अगर झुकी नहीं होती तो पृथ्वी का दोस्तों उत्तरी अक्ष यहाँ पर होता, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होता, और दक्षिणी ध्रुव ठीक इसके नीचे होता, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर न होकर यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कोणीय झुकाव है, या हम ये कह सकते हैं कि अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कक्षीय तल की, तो ये तल और ये जो दोस्तों कोण बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये कोण कितने का बन रहा है दोस्तों, 66.5 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी है, तो दोस्तों 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको दोस्तों उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम प्रदीप्ति वृत्त को समझने वाले हैं। यहाँ से भी साथियों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम चित्र में समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है उसको समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी और ये सूर्य हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग होगा वहाँ पर क्या होगा, दिन। और जो भाग पृथ्वी का सूर्य के ठीक विपरीत होगा तो वहाँ पर क्या होगी दोस्तों, रात होगी। इतना हमें पता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कौन से गति के कारण होती है, तो घूर्णन गति के कारण होती है। और हमारे पृथ्वी का घूर्णन काल कितने समय का है, तो दोस्तों 24 घंटे का है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ये सब दोस्तों हम अभी समझ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी पर वो वृत्त जो दिन और रात, तो दोस्तों ये दिन वाला है। आगे हम देख पा रहे हैं कि ये आगे क्या है, इतने से आगे दिन है और इससे पीछे क्या है, रात है। तो पृथ्वी पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसी वृत्त को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अब हम लिखित रूप में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति करते समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है या सूर्य की ओर होता है, वहाँ पर दिन। और आगे है पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, वहाँ पर रात होती है। तो दोस्तों ये हमने समझ भी लिया था कि
पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन, और जो विपरीत दिशा में होगी वहाँ क्या होगी दोस्तों, रात। और दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को ही क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हो जाएगा दोस्तों चित्र में। ठीक है, अब दोस्तों हम लीप वर्ष को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना, 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लेती है। तो दोस्तों सुविधा के लिए हम ये 365 ही दिन को क्या करते हैं, गिनते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने में समय में लगाती है, तो 365 दिन में लगाती है। लेकिन दोस्तों हम सुविधा के लिए ये जो 6 घंटे हैं इनको नहीं जोड़ते हैं, और जब हम इनको नहीं जोड़ते हैं तो दोस्तों 6 घंटे 1 साल के, 6 घंटे 2 साल के, 6 घंटे 3 साल के, और 6 घंटे 4 साल के। तो दोस्तों ये 4 साल में क्या हो जाते हैं, 6 6 घंटे कितना हो जाते हैं दोस्तों, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों हर प्रत्येक 4 साल के बाद, तो दोस्तों हर प्रत्येक 4 साल के बाद ये जो 6 6 घंटे हम नहीं गिनते हैं 365 दिन में, तो हर 4 साल के बाद ये एक दिन पूरा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर देता है, एक दिन पूरा कर देता है। और जो दोस्तों साल में एक दिन ये बढ़ता है, इसको हम किस में, फरवरी में जोड़ते हैं। तो फरवरी क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी 28 की जगह 29 का होता है। और साल में दोस्तों 365 की जगह कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष हम किस साल को कहेंगे, जिस साल में साल 365 दिन का ना होकर 366 दिन का होता है, और फरवरी 28 का ना होकर 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये सब बातें दोस्तों हम समझ भी चुके हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, इस अतिरिक्त एक दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको लीप वर्ष समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो मुख्य रूप से दोस्तों हमारे पृथ्वी पर 4 ऋतु होती। तो दोस्तों सबसे पहले हम 21 जून और 22 दिसंबर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना था, 22 दिसंबर और ये 21 जून है। इन दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। और इनके बारे में समझने से पहले दोस्तों आपने अगर इससे पहली वाली क्लास देखी होगी तो उस क्लास में आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जरूर समझा होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों कि 21 जून को क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को जो दोस्तों बराबर 2 भागों में बांटने का काम करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये वाली हो जाएगी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और ये दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ठीक, अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि 21 जून को जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का जो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। और सूर्य की ओर झुके होने के कारण दोस्तों 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। और जब दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो ऐसे में कर्क रेखा पर अभी क्या होगी दोस्तों, गर्मी होगी। क्योंकि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर क्या होती है दोस्तों, गर्मी होती है। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि दिन में जब सूर्य की किरणें हम पर सीधी पड़ती है
तो दिन में हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। और जब सुबह या शाम को सूर्य की किरणें हम पर तिरछी पड़ती है, हमारी परछाई क्या बनती है, हमसे लंबी बनती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें सूर्य से उतनी ऊष्मा नहीं मिल पाती। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इसीलिए दोस्तों जून जुलाई के महीने में हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, इस समय गर्मी का समय होता है। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें हमारे देश पर सीधी पड़ रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इस समय सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ रही है। और कर्क रेखा दोस्तों हमारे देश के बीचों बीच होकर गुजरती है। और इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों हमने ये भी समझा कि कर्क रेखा हमारे देश के कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत दोस्तों अभी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध अभी क्या है, सूर्य से दूर है। ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा 22 दिसंबर को समझ लेते हैं। 22 दिसंबर को दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कहाँ पर पड़ रही है दोस्तों, मकर रेखा पर पड़ रही है। और कर्क रेखा दोस्तों अभी क्या हो रही है, सूर्य से दूर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि दिसंबर के समय हमारे देश में क्या होती है दोस्तों, सर्दी होती है। सर्दी होने का जो कारण है वो यही है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो अभी सूर्य से दूर है। और जब सूर्य से दूर है तो दोस्तों इस समय हमारे देश में या कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो दोस्तों उतनी ऊष्मा उस समय नहीं मिल पाती। इसीलिए दिसंबर जनवरी के समय हमारे देश में क्या होती है, ठंड का समय होता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जून जुलाई के समय हमारे देश में गर्मी होती है और दिसंबर जनवरी के समय हमारे देश में सर्दी होती है। तो सर्दी और गर्मी का कारण हमने जान लिया है। ठीक है। तो अब बात आती है कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होगा, तो दोस्तों 22 दिसंबर को होगा। और ठीक विपरीत अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी, तो 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होगी, तो दोस्तों वो कब होगी, 22 दिसंबर को। ठीक। अब आगे समझने वाले हैं दोस्तों हम 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 21 जून और 23 सितंबर की, तो दोस्तों यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विषुव किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विषुव किसे कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। और वो कब होती है, जब दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों, ऐसे स्थिति में हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विषुव किसे कहते हैं। पृथ्वी पर वो स्थिति जब दिन और रात की जो अवधि है वो एक समान होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ऐसे स्थिति में हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं, उत्तरी आयनात कहते हैं। और 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं, दक्षिणी आयनात कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं, विषुव वाली स्थिति कहते हैं। ऐसे में पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 21 जून, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। ठीक। और ठीक अगर दोस्तों हम बात करें कब की, 22 दिसंबर की, तो दोस्तों 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब थोड़ा सा दोस्तों हम इसे समझ लेते हैं। सामान्य तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ठीक है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने या परिक्रमण के कारण होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम 21 जून को समझने वाले हैं कि 21 जून को क्या होता है। ऐसे तो हमने चित्र में समझ लिया है, फिर भी एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि 21 जून को क्या होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर या सूर्य की तरफ झुका होता है, ये हमने समझ लिया है। और आगे है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी हमने समझ लिया है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ये भी समझ लिया है कि 21 जून को क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस कारण 21 जून जुलाई में क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी होती है। ठीक है। आगे है उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, इस समय लगातार 6 महीने का दिन होता है, जो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, और हमारी पृथ्वी पर ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक, और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये सूर्य है। ठीक है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में अभी क्या होता है, लगातार 6 महीने के दिन होते हैं। तो इससे आगे के दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे, लगातार 6 महीने के दिन। बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी या उत्तरायनात कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम 22 दिसंबर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ठीक 21 जून के विपरीत 22 दिसंबर होता है। ठीक है। आइए समझते हैं। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक, और आगे है इस कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और आगे है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध अभी में, तो दोस्तों यहाँ पर होना था इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अभी, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और आगे है इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय इसके ठीक विपरीत होता है। ये सब चीज़ें हम ऊपर भी समझ चुके हैं। ठीक है। और आगे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर इस समय लगभग 6 महीने लगातार दिन होता है, और इस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं, दक्षिणी आयनात कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि विषुवत किसे कहते हैं। इसको हमने चित्र में तो समझ लिया था, अब आइए समझते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त का मतलब हो जाएगा दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 21 जून और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें कहाँ पर दोस्तों सीधी कहाँ पर पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, तो दोस्तों इस स्थिति में हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होगी, बराबर होगी। और साथ में दोस्तों हम देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर का जो समय है, इस समय हम देखते हैं कि मार्च में ना तो हमारे देश में ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसी प्रकार से सितंबर में भी हमारे देश में ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है। आगे है दोस्तों कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। और आगे है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। और इस स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विषुव किसे कहते हैं, जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। और ये स्थिति कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो दिन और रात है, दिन और रात कौन से गति के कारण होती है। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कौन से गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन, तो ये परिक्रमण गति के कारण होती है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब दोस्तों हम समझने वाले हैं, ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसौर और अपसौर। यहाँ से भी बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हो तो वो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर पर ही लगा सकते हैं। उसकी जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक, अब लौटते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। टॉपिक है दोस्तों उपसौर और अपसौर। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य है, और हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो परवलाकार पथ पर क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ये दोस्तों सूर्य हो जाएगा, और ये हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। ठीक है, अब जब दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो दोस्तों ये इसकी जो स्थिति है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अब जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक, जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या हो, न्यूनतम दूरी हो, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, उपसौर कहते हैं। कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम हो तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब दोस्तों पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो दोस्तों ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसौर कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वो स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होती है तो दोस्तों ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उपसौर वाली स्थिति कब होती है तो दोस्तों 3 जनवरी को, और अपसौर वाली स्थिति कब होती है दोस्तों, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है तो इसको आप याद कर लेंगे या समझ लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों तक शेयर जरूर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। और दोस्तों अगर आप हमारे इस सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो या नए हो, या आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।